बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का दौरा खटाई में पड़ा हुआ है। और ये जो दौरा अब खटाई में पड़ा है, इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं और मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की लाज रख ली है? क्या इमरान खान के बारे में बड़ा मुतालबा कर दिया गया है? इस हवाले से जो क्लेम है ये बहुत बड़ा है और इस क्लेम को और मुख्तलिफ पहलुओं को भी एनालाइज करेंगे और G20 समिट जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है उसे भी एनालाइज करेंगे। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और बड़ी आम डेवलपमेंट्स हैं। रात गए एक बड़ी खबर भी आपको देनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक्सक्लूसिव है कि इनके खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन के हवाले से खबरें मिल रही हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने भी पीडीएम के ऊपर पहला खुदकुश हमला कर दिया है और अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर गेम पड़ी हुई है, जो मुल्क के अंदर सियासत एक इस तरह के दौराहे पर आकर खड़ी है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की हालिया तारीख में नहीं मिलती। इतनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत, और पाकिस्तान की सियासत में जो इस मर्तबा अवाम है उसकी जिद भी पहले से मुख्तलिफ है। देखें, जैसा एक्शन होता है उसी तर्ज का रिएक्शन होता है। जिद भी फिर अवाम की इनके एक्शंस का भरपूर रिएक्शन है। और आप देखें कि अवाम तो इमरान खान के साथ है, लेकिन अब इमरान खान की मकबूलियत इन सब के गले पड़ चुकी है और अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप देखें कि नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जी चीनी वाले मामले पर भी, और दीगर पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ामात लगा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हम तो तहरीक अदम एतमाद के हक में ही नहीं थे, हम तो इमरान खान को वज़ीर आज़म ऑफिस से निकालने के हक में ही नहीं थे, हमने तो पीपल्स पार्टी को कहा, हमने पीपल्स पार्टी के कहने पर हमने ये इकदाम किया और इसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब ये बातें रियलाइज़ आप कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक तो ये नज़र का धोखा भी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन इस कदर है, परेशानी इस कदर है कि पार्टीज़ के अंदर भी आप नून लीग को देखें, नून लीग में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाने की कोशिश करते हैं, पूरी पार्टी उन्हें पकड़ लेती है कि खुदा का वास्ता ये ना करें। बिलावल भुट्टो 90 दिन में इंतखाबात की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आइन के मुताबिक मरदमशुमारी करवा के इंतखाबात करवाएं, और उसके बाद जरदारी साहब की स्टेटमेंट पर बिलावल कहते हैं कि जी वो मैं तो घर में अपने वालिद के जो फैसले हैं उन्हें मानने का पाबंद हूँ, पार्टी की मरकजी मजलिस आमला की तो मौक़िफ़ यही है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके बयान का मतलब उनसे पूछा जाए। अब ये सब कुछ जो है ये फ्रस्ट्रेशन है। JUI इन पर इल्ज़ाम लगा रही है, ये उन पर। अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, नून लीग, JUI, GDA ये सिंध में इत्तेहाद बना रहे हैं, समझ नहीं लग रही। लेकिन मसला यह है कि ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। मसला सारे का सारा वही है, IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो किधर गई? वो जो PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक साहब को एक ग्रुप जो है बना के दिया, उसका क्या बना? वो किधर गए? वो अवाम में जाए ना, अवाम से वोट तो मांगे, किस मुंह से ये वोट मांगेंगे? अवाम ने तो बता दिया कि पेशावर भी खान का है, मर्दान भी खान का है, नौशहरा भी खान का है, स्तोर भी खान का है। इमरान खान के जेल में होते हुए तीन मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और अवाम PTI को जिता देती है, अवाम तो अपना फैसला सुना देती है। अब ताकतवरों को, फैसला साजों को दीगर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं। दीगर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि एक जानिब PTI पर रगड़ा पॉलिसी चल रही है, वहीं दूसरी जानिब PTI से बातचीत करके मामलात अफाम तफहीम से भी हल कर लिए जाएं। इस सब के अंदर अब बौखलाहट है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तस्दीक किया है कि नून लीग समेत सब इत्तेहादी जमातें जेल में कैद इमरान खान से खौफजदा हैं, इसलिए एम्पायर के साथ होने के बावजूद वो इंतखाबात से भाग रहे हैं। और इस वक्त एक चीज़ वाज़ी हो गई है कि जेल में कैद इमरान खान ने अवाम को हकीकी आज़ादी की सोच दे दी है और वो सोच आज़ाद है और उस सोच को कैद करना नामुमकिन है। देखें, सोच जो होती है ना, नज़रियात जो होते हैं वो कैद नहीं हो पाते। और इस सब में अब आप बिलावल साहब की स्टेटमेंट देखें, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी गुज़श्ता हुकूमत में शामिल अपने इत्तेहादियों को इलेक्शन से भागने वाला करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में एक इफ्तिताह किया है कोई, और उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की बदौलत कुछ इसके हवाले से बात की, लेकिन इन्होंने इस सब के अंदर और चीज़ें बड़ी दिलचस्प इन्होंने कही हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उन्हें भागने दें, सियासत में जो डर गया वो मर गया, हमारे
इत्तेहादी और सियासी जमातें डर कर जनरल इलेक्शन से भाग रही हैं। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की तरबियत नहीं है। यानी कह रहे हैं कि पहले ये ज़िमनी इंतखाबात से भागे, फिर अब ये इन इलेक्शन से भाग रहे, और पीपल्स पार्टी तो यही मौक़िफ़ दे रही है कि पंजाब के जो इंतखाबात थे हम तो उनमें भी अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुके थे, जिसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे वो तो नून लीग थी। अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी अवाम दुश्मन सेलेक्टेड क़यादत का मुकाबला अवाम की ताकत से करेंगे, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी वो जो इनकी सियासत है। लेकिन जाहिर बात है लोगों को भी पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब जो क्रैकडाउन है वो बड़ा मजीद सख्त होने वाला है, और वो जो रिपोर्ट आई है कि जी ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान जो हैं टॉप लेवल के वो भी मुलव्वस हैं। अब बात निकली है तो ये बात जो है बहुत दूर तलक जाएगी, ये बात अब रुकेगी नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाशा देखने वालों को आज से अपना तमाशा भी मुबारक हो। जो ये इमरान खान का तमाशा देख रहे थे, उसके सहूलतकार बने हुए थे, ये सारे शरीके जुर्म थे। ये कैसे मुखबरी करते, और ये वही बात है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, लेकिन अब उन दस्तानों पर भी जो खून के छींटे हैं वो सब कुछ मैच होता जा रहा है, और लोगों को पता है कि उनका मुआशी इस्तेहसाल और उनका मुआशी कत्ल करने वाले कौन है। कौन अपनी सियासत की भेंट इस मुल्क को, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को, इस मुल्क के अंदर आईन को, इस मुल्क के अंदर कानून को चढ़ा चुके हैं अपनी सियासत, अपने जाती मफादात, अपने फाइनेंशियल क्राइम्स को छुपाने के लिए हर चीज को दांव पर किन्होंने लगाया। तो आज से वो तमाशा करने वाले, तमाशा देखने वालों को अपना तमाशा भी मुबारक हो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार और टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त होशियार हो जाएं, तैयार हो जाएं, मुकम्मल तौर पे वो तैयार होकर बैठ जाएं, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। एमपीएज और एमएनएज के उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ के सिलसिले में लिस्टें मंगवा ली गई हैं, और अब देखें कि इनके साथ अब क्या होता है और इनके साथ क्या किया जाता है और इनका क्या हशर नशर होता है। और अब ये वक्त हुआ चाहता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आपसे कुछ लोगों ने गड़े खुदवाए कि उसमें हम इमरान खान को डालेंगे। आप इमरान खान की मकबूलियत से इतने खौफजदा थे कि आपने हर चीज को बालाए ताक रखते हुए वो गड़े खोदे। अब एक गड़े में तो इमरान खान को गिरा दिया सबने मिलकर, शिकारी को आपने अपने हाथों से जाल बुन कर दिया और उस जाल में इमरान खान को डाला गया। अब शिकारी तो अपनी जो सरिश्त है वो नहीं छोड़ेगा, वो अब उस जाल में आपको भी पकड़ेगा, वो आपको भी उन गड़ों में गिराएगा। इमरान खान को उस गड़े से निकालने वाली 25 करोड़ अवाम है जो कि उसे नहीं गिरने दे रही, जो कि आगे अपना हाथ, अपना बाजू आगे बढ़ा रही है। आपको तो निकालने वाला भी कोई नहीं मिलना, इसलिए अब इन्हें ये दौरे पड़ रहे हैं। और ये जो मैंने आपको खबर दी है कि ये क्रैकडाउन सिर्फ पीपल्स पार्टी तक मौकूफ नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ साहब को जो लग रहा था कि सब कुछ उन पर मौकूफ है, नवाज शरीफ साहब को जो लग रहा था कि अकले कुल वो हैं और वो आके सब संभालेंगे, एस्टैब्लिशमेंट का वाहिद सहारा, उन्हें ये बात नहीं समझ आती कि पावर इज पावर। ये बात वो भूल जाते हैं, और ये वो हर दफा भूल जाते हैं। हर दफा से मुराद क्या है, ये नवाज शरीफ साहब और उनके करीबी बेहतर समझ रहे हैं कि वो क्या भूल जाते हैं कि पावर इज पावर। जब ताकत किसी के हाथ में आती है तो वो फिर उसे अपने हिसाब से ही चलाता है। जिसके हाथ में है लाठी वो ही सब कुछ करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके हाथ में छड़ी है वो अपने हिसाब से मामलात लेकर चलेगा। और फिर किसी को इस तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल जाए, नवाज शरीफ साहब के तमाम तर मामलात ठीक हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। इतना भी आसान मामला नहीं है। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। आपको पता है कि भारत में G20 समिट हो रहा है, और मैं इस G20 समिट की डेवलपमेंट्स देख के ना मुझे शर्मिंदगी होती है कि हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। हमें तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमने तो सिर्फ रूसी तेल खरीदने का सोचा था तो हमारे मुल्क में रिजीम पलट दी गई। अमेरिका बहादुर जो है, भारत उसका भी आलायकार है, आलायकार कहें या उसका पार्टनर कहें। अच्छा, उसके साथ भारत रूस से अपना तेल भी खरीद रहा है। अच्छा, रूस का वजीर खारजा भी ये बात कर रहा है कि हम अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। भारत ने अपना उल्लू सीधा किया हुआ है। इस सब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान भी भारत गए G20 समिट पर। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड ये था कि वो आधा दिन इधर गुजारें, हो सकता है जाते हुए अब वो गुजार लें तो एक अलग चीज है। अभी तक ये दौरा जो है ये खटाई में पड़ा हुआ है। इसी वजह से रूमर्स बढ़ रहे हैं। रूमर्स कहां से आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन भारत में अब एक नया कॉरिडोर, आप ये देखें कि भारत जो है वो यूरोप, मिडिल ईस्ट से इंडिया,
اور ایسے جی یہ انڈیا تک یہ ایک اکنامک کوریڈور جو ہے یہ بنانے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا سی پیک جو ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت نے اپنی ساری جگہوں پر، چاہے وہ روس ہے یا امریکہ ہے، دو مختلف ملک ہیں، اس نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے ملک کے مفادات دیکھ رہے ہیں، اپنی عوام کے مفادات دیکھ رہے ہیں، ذاتی مفاد نہیں نا جب پھر یہی ہوگا۔ دیکھیں آپ کو اپنے رائیول سے بھی سیکھنا چاہیے جہاں پر وہ کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کی کہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہر فیلڈ میں کرنا ہے مقابلہ، لیکن اس سب میں محمد بن سلمان کے دورے کے حوالے سے رؤوف کلاسرا صاحب سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد بن سلمان جب لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے تو وہ عمران خان کی حکومت تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے آلدو یہ بہت سے صحافیوں کا ٹولہ ہے نا جو من گھڑت باتیں پھیلاتا ہے، نیریٹو بناتا ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایم بی ایس کو بڑا ناراض کیا، یہ سب کچھ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد بھی جو پہلے فورن لیڈر نے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے بعد رابطہ ہوا محمد بن سلمان۔ عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا کہ میرا ایم بی ایس سے رابطہ ہے، اس کے بعد سفیر کو چینج کر دیا گیا تھا سعودی عرب کے اندر۔ وہ سب کیوں کیا گیا تھا؟ وہ بھی اسی لیے کہ یہ کہیں ذہن میں تھا کہ خان کا رابطہ کہیں اس چینل کے تھرو تو نہیں ہے ایم بی ایس کے ساتھ۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم اس سب کے اندر ڈالیں، محمد بن سلمان نے یہاں پر کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں سعودی عرب کے اندر۔ اور وہ بھی عمران خان ہی تھا جو اپنے ذاتی مفادات نہیں مانگتا تھا، عربوں سے کہتا تھا میرے مزدور میرے دل کے قریب ہیں، ان کا خیال رکھو، انہیں چھڑوا کے لے آتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ پچھلے وزیر اعظم صاحب کی طرح کہ جی میرے بیٹے نے کمپنی بنانی ہے سولر، اور کچھ اس کا وہ سب کو پتہ، جب باتیں نکلیں گی ترکی جا کے یہ کیا کرتے ہیں اور کیا معاملات تھے، باتیں تو نکلیں گی اور دور تلک جائیں گی۔ اچھا، اب جو اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رؤوف کلاسرا صاحب نے خدشے کا اظہار کیا، اور یہ ان کی طرف سے دعویٰ آیا ہے کہ عمران خان میرا بڑا بھائی جیل میں ہے تو میں پاکستان کا دورہ کیسے کروں۔ اب یہ ایک پاسبلٹی ڈسکس کی جا رہی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس وقت کے اندر پہلے اس سب میں جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیا اس کے اندر یہ چیز سمجھی جائے کہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے، یا اس طرح کی کوئی چیز تھی؟ کیا اسی لیے یہ الٹرنیٹ آپشنز جو کہ گفت و شنید کے اس وقت چلائے گئے ہیں، جو ایک بیک چینل درانی صاحب کو ایکٹیو کیا گیا، اور یہ سب کچھ ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی جو اس وقت ایکٹیو کی گئی ہے، کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ لیکن یہ ایم بی ایس کے حوالے سے کلاسرا صاحب کا جو دعویٰ یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اگر تو ایسا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ذاتی طور پہ میری تو رائے یہ ہے کہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، بالکل آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اپنے حساب سے، اور obviously پولیٹیکل سٹیبلٹی جو انویسٹ کرے گا اس کا کنسرن ہوگا، اور ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں۔ سو لیٹس سی کیا معاملہ بنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔